गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन हम क्या करें, when the both back titration and direct titration is not possible due to the end point not being the sharp enough, then the replacement titration is a method of choice। तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा डायरेक्ट टाइट्रेशन जिसमें हम ईडीटीए का यूज कर रहे थे। उसी के बाद हमने इसको पढ़ चुके हैं कि बैक टाइट्रेशन जब हम क्या कर रहे हैं, ईडीटीए को हमने कॉनिकल फ्लास्क में रखे पहले ही हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया और एक्सेस में जो बचा हुआ हमारे पास ईडीटी था उसको आइडेंटिफाई करके हमने उसके अंदर टाइट्रेशन कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है कि ये दोनों टाइट्रेशन हमारे आज में किसी आयन को आइडेंटिफाई करने में पास नहीं हो पा रही है। तो उस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, उस कंसेप्ट के लिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हमारे पास जब डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन दोनों काम नहीं कर पा रही है तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन को फॉलो अप कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या हो रही है, इन दिस मेथड ऑफ द टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ द मेटल आयन इज डन बाय द displacement magnesium or zinc ion from the EDTA complex with and the equilibrium amount of the metal ion are liberated, magnesium and zinc ion are then titrated with the standard EDTA solution and moderate blank use as an indicator। तो इसको हम सिंपल भाषा में इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम करते थे तो हम क्या कहते थे कि एक दो साल्ट है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों अपने आप में कोई दूसरे साल्ट बन गए। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने क्या किया कि केटायन एक्सचेंज कर लिया आपस में या एनायन एक्सचेंज कर लिए और अपने पास दो साल्ट थे वही वापस दो साल्ट बन गए, मगर उनके फॉर्मूले में इस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अंदर केटायन चेंज हो चुके हैं। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोई सॉल्ट है जो कि अपने पास किसी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर है, उसी के अंदर अगर हम कोई केटायन डाल दें या मेटालिक आयन डाल दें तो मेटालिक आयन क्या करेगा, उस सॉल्ट में से उस दूसरे मेटल आयन को रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना देगा। तो यही रिएक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसको हम कर रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कॉम्प्लेक्स बनाया किसी एक मेटल आयन के साथ में, जैसे ईडीटी है तो किसी ए मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इसी ए मेटल के साथ जो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया उसके अंदर हम दूसरा मेटल आयन डालते हैं, वो क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स में से ए जो हमारे पास था, ए जो मेटल आयन था वो ईडीटी से जुड़ा हुआ था, अब वो ए हटके अपने पास जो हमने बी जो सेकेंड हमने मेटल आयन डाला है वो ईडीटी से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब जो ए आयन है अपने पास मेटल का वो वापस सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट अपने पास में हुआ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वापस हम उसकी टाइट्रेशन किससे कराएंगे, ईडीटीए से कराएंगे। तो अब जो ईडीटीए ऊपर से आएगा ब्यूरेट से, वो किससे रिएक्ट करेगा, जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होके जो ए आयन आया है वो वापस अपने आप में क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, जिससे हमें क्या पता पड़ जाएगा कि जो बी मेटल आयन था वो कितना अपने पास में डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यूज में आया है, और इस तरीके से हम बी मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वी आर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट a complex of the metal ion, and then second step the unknown metal ion displays the previously attached the metal ion from the complex, okay, and then the previously attached metal ion identified by the EDTA, okay। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास अननोन मेटल आयन है उसको कंसंट्रेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो गया जिसके अंदर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक नॉन मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है ईडीटीए का, फिर उसको हमने उसके अंदर हमने अननोन आयन डाले हैं मेटल के, जो कि क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नॉन का जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था नॉन का, उसमें से जो मेटल आयन है उसको डिस्प्लेस करके जो दूसरे मेटल आयन हमने डाले हैं वो उससे अटैच हो रहे हैं। अब वो उससे अटैच हो रहे हैं, उसके बाद में जो फ्री मेटल आयन हुआ जो कि पहले से इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था, वो अब हम उसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे ईडीटीए से टाइट्रेशन करके। अगर हमें पहले से अटैच मेटल आयन की कंसंट्रेशन का पता लग गया तो इससे हमें क्या पता लग गया कि कितना डिस्प्लेसमेंट जो अननोन मेटल है उसने उसके साथ में किया है। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेटल आयन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के तौर के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम सॉल्ट इज डिटरमाइंड
In this way, in this added standard volume of magnesium EDTA solution to the calcium salt in the present of buffer. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि कैल्शियम सॉल्ट है जिसका हमें डिटर्मिनेशन करना है। अब कैल्शियम सॉल्ट हमारे पास डिटर्मिनेशन करना है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम ईडीटी का कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास बना हुआ है, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ही हम यूज ले रहे हैं। अब उस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को जो हमने कॉनिकल फ्लास्क है उसी के अंदर हम अब क्या डाल रहे हैं, हमारे पास कैल्शियम जो आयन है उस आयन को हम उसके अंदर डाल रहे हैं। तो जब हम कैल्शियम आयन उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो कैल्शियम आयन आया वो कैल्शियम आयन क्या करेगा उसके अंदर, यहाँ पे देखो रिएक्शन में दिखाया हुआ है कि जब ये जो कैल्शियम आयन है वो मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देगा। क्लियर। तो हमने सॉल्यूशन किसका लिया था, मैग्नीशियम मीडिएटेड का लिया था, उसी के अंदर हमने कैल्शियम को डाला। जब कैल्शियम आयन को हमने जो अननोन है उसको डाला तो उसने किसको रिप्लेस कर दिया, मैग्नीशियम प्लस 2 को रिप्लेस कर दिया। मैग्नीशियम प्लस 2 जब रिप्लेस हो गया, ठीक है, तो उससे कौन अटैच हो गया, जो हमारे पास कैल्शियम है वो उससे अटैच हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम उसके हाथ में अटैच हो गया तो हमारे पास जो फ्री Mg+2 आया, अब हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर क्या रह गया, फ्री Mg+2 है, मैग्नीशियम आयन है। अब मैग्नीशियम आयन को हम वापस पता करने के लिए क्या करेंगे, उसकी टाइट्रेशन कराएंगे। किससे टाइट्रेशन कराएंगे, ईडीटीए से टाइट्रेशन कराएंगे। ईडीटीए से टाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे को क्या पता पड़ जाएगा कि कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ईडीटीए जो एक्स्ट्रा वापस आएगा वो हमारे पास मैग्नीशियम ईडीटीए बनाएगा, और यहाँ पे जैसे ही वो मैग्नीशियम खत्म होगा तो फिर उसके बाद में जैसे ही हम ईडीटीए की एक ड्रॉप उसके अंदर डालेंगे तो वो मेटल आयन से रिएक्ट कर, जो इंडिकेटर है उससे रिएक्ट करेगा और हमको कलर शो कर देगा। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारे पास कैल्शियम+2 ने मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस किया। तो इस तरीके से हम कैल्शियम+2 आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो calcium displacement magnesium ion and form a stable complex with EDTA as a calcium EDTA complex, and the displacement and liberation of the magnesium ion are then titrated in standard EDTA solution using the moderate back as a indicator. तो इस तरीके से हमने कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को हमने पता किया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जिसको हम कह रहे हैं एल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो एल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म react with the explain that the proton are liberated from the diethyl EDTA leading to the formation of acid। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट ये समझे कि हमने जो EDTA लिया है, तो EDTA हमारे पास क्या है, अगर तुमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा होगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, इसके अंदर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स इट हैव ए H+, 4 H+ आयंस। 4 H+ आयन का मतलब ये एक एसिडिक नेचर की तरह भी अपने पास व्यवहार कर सकता है। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जब ये किसी मेटल आयन से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो यहाँ पे ये किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिबरेशन ऑफ द H+ आयन हो रहा है। जब भी H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो वो क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन की एसिडिटी को बढ़ा देंगे, मतलब H+ आयन आते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक मीडियम की तरह वर्क करने लग गया। अब जो एसिडिक मीडियम की तरह वो वर्क करेगा तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब अब जो हमारे पास जो टाइट्रेशन होगी वो किस तरह की होगी कि एल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नॉन हमारे पास बेस है और अननोन एसिड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब एक एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह वर्क हो रहा है, एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग, H+ आयन के न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The acid that is formed can be liberated against a strong alkali but in an unbuffered solution। तो यहाँ पे कंडीशन याद रखना, अनबफर्ड सॉल्यूशन। तो अनबफर्ड का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन हम क्या कह रहे हैं, जो जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में H+ और OH आयन डाले तो उसके पीएच के अंदर डिफरेंट नहीं आता है, मगर यहाँ हमको क्या करना है, डिफरेंट को आइडेंटिफाई करना है, तभी हम जो भी मेटल आयन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स मीन देयर इज नो यूज ऑफ एनी बफर सॉल्यूशन टू dissolve the metal ion and find out the H+ ion. An endpoint detection can be done by the using the acid base visual indicator and potentiometric method और determination endpoint। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर वही यूज करेंगे जो कि जो प्रोसेस हम एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे अपन पोटेंशियोमेट्री भी यूज कर सकते हैं, पीएच मीटर के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एल्केलीमेट्रिक टाइट्रेशन के फॉर्म में हम इसको
स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन के टाइप्स को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन को हमने स्टडी किया। कैसे-कैसे स्टडी किया? जहाँ पे सबसे पहले हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन को देखा। डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड का मतलब क्या था? इससे इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंस मेथड in which the standard solution of EDTA is slowly added to the metal ion and solution till the end point is achieved। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन में क्या पढ़ा? डायरेक्ट टाइट्रेशन, जिसका कंसेप्ट क्या है? EDTA से हम डायरेक्टली हम मेटल आयन की रिएक्शन करा के यहाँ पे हम जो मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है, मगर यहाँ पे याद करेंगे कि हमारे पास वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स किससे बनेंगे? EDTA से। ठीक है, तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो एक बफर सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए मेटल का। सेकंड फेज हम क्या कह रहे हैं? बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या स्टडी किया? इन दिस मेथड एन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA इज एडेड टू द metal solution being the determined to the complex all the metal ion present in the solution। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि पहले हमने बैक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टडी किया, तो EDTA को हमने ज़्यादा लिया और उस ज़्यादा EDTA के ने मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स बनाया, और जो भी अनरिएक्टेड EDTA बचा उस अनरिएक्टेड EDTA से हमने यहाँ पे वापस उसकी टाइट्रेशन किसी मेटल आयन से, जैसे जिंक प्लस आयन से करके हमने जो एक्सेस में EDTA था उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन मतलब यहाँ पे हमने जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला प्रोसेस हमने यूज किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पहले से हमने कोई मेटल कॉम्प्लेक्स हमने यूज किया है और फिर उस मेटल कॉम्प्लेक्स को, जिस मेटल आयन को हमने आइडेंटिफाई करना है जो एनालाइट आयन है, उससे हमने उसके अंदर रिएक्शन कराई। तो उसने क्या किया? जो पहले से मेटल EDTA से रिएक्ट था उसको उसने डिस्प्लेस किया, और जो भी मेटल डिस्प्लेस हुआ उसको हमने वापस टाइट्रेशन करके आइडेंटिफाई कर लिया, जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट कितना आयन हुआ उससे हमने एनालाइटिक जो आयन है, जिस आयन को हमें पता करना था उसको हमने पता कर लिया। फोर्थ मेथड हमारे पास था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मान लो हमारे पास कोई एनायन है, ठीक है, तो हमने पास अभी तक हम केटायन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? एनायन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब एनायन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे वो एनायन किस मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, उससे हम उसको रिएक्ट करके उसकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन करवाएंगे। इट्स मीन वी आर प्रिपेयरिंग ए प्रेसिपिटेट एंड देन द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड आउट। तो उस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर रहे हैं? वॉश कर रहे हैं और उस प्रेसिपिटेट को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया तुमने? जो भी एनायन था उसको किसी मेटल आयन से रिएक्ट कराया। मेटल आयन से रिएक्ट कराने के बाद में क्या हो गया? उसके अंदर जो भी मेटल आयन था, ठीक है, वो मेटल आयन किससे रिएक्ट कर रहा है? अपने आप में एनायन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है। उस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर रहे हैं? अलग से वॉश आउट कर रहे हैं, या फिर उसी कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम उसकी कंडीशन क्या है कि जब उसको अपन बॉइलिंग फेज में उस प्रेसिपिटेट को बॉईल करेंगे तो वो क्या होगा? सोडियम EDTA जो EDTA है उससे रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? कॉनिकल फ्लास्क लिया, जो भी एनायन है उसको हमने किसी मेटल से रिएक्ट कराया हुआ है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो चुका है। जब उस मेटल आयन की वजह से हमारे पास जो भी एनायन है उसका प्रेसिपिटेट बन चुका है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, अब उस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर रहे हैं? उसको वॉश आउट कर रहे हैं, या तो हम उसको पानी से उसने उसके जो भी इम्प्योरिटी थी एक्स्ट्रा मेटल्स की उसको हमने वॉश आउट कर दिया। अब जो प्रेसिपिटेट है उसको हमने एक्सेस में सॉल्वेंट सिस्टम उसका बनाया और उसको हमने बॉईल किया। तो जब हम उसको बॉईल करेंगे तो वो क्या होगा? उसके अंदर बॉईल करने से उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो जो भी प्रेसिपिटेट बने उसकी कंडीशन हम क्या कह रहे हैं कि वो उसके अंदर बॉईल करने के बाद में डिजोल्व हो जाता है। जब वो उसके अंदर डिजोल्व हो गया तो हम एक्सेस में EDTA से उसकी रिएक्शन कराएंगे। जब हम EDTA को ब्यूरेट से उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो भी बॉईल करने के बाद मेटल आयन उसमें से रिलीज हुआ प्रेसिपिटेट में से, तो वो मेटल आयन EDTA से रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे? एनायन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप प्रेसिपिटेट बनाया, सेकंड स्टेप प्रेसिपिटेट को वॉश आउट करके उसको एक डिजोल्व किया गर्म करके, बॉईल करके। तो बॉईल करने से क्या हो गया कि जो भी प्रेसिपिटेट था उसमें से मेटल रिलीज हुआ। जो मेटल रिलीज हुआ उसको हमने EDTA से रिएक्ट कराया और EDTA से हमने मेटल आयन की कंसंट्रेशन को निकाला,
और मेटल आयन की कंसंट्रेशन से हमने इनडायरेक्टली एनायन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। दैट इज आल्सो ए मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिफ्थ जो हमने मेथड पढ़ा वो क्या था, एल्कालीमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मेटल ईडीटी है वो अपने आप में जब फॉर्मेशन उसका हो रहा है तो H+ आयन लिबरेट हो रहा है, और वो जो H+ आयन लिबरेट हो रहा है उसको हम किसी एल्कलाई से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करके। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम क्या करें, H+ आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उससे मेटल आयन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।